गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वर्चुअल क्लास। और आज की इस वर्चुअल क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं जिसमें आप वर्क को स्टडी करेंगे, पावर को स्टडी करेंगे और एनर्जी को स्टडी करेंगे। ब्रीफ में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे लेकिन ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी करने वाले हैं वर्क। वर्क यानी कि काम। आप डेली लाइफ में बहुत सारे काम करते हो। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, बैठ के जब आप पढ़ रहे होते हो तब भी आप ये कहते हो कि मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह से जब आप सोच रहे होते हो तब भी आप अपने मन में ये कहते हो कि मैं काम कर रहा हूँ। या फिर बहुत सारे लोग, या फिर मैं कहूँ कि सारे के सारे लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी या हमेशा काम करते रहते हैं अपनी सोच के हिसाब से। लेकिन क्या वो वर्क साइंटिफिकली भी कर रहे हैं? तो आज हमें स्टडी करना है कि साइंटिफिकली वर्क का मतलब क्या है। वैसे तो आप बहुत सारे काम करते हो, जैसे मैंने भी आपका एग्जांपल दिया कि आप बैठ के पढ़ रहे हो, लेकिन बैठ के पढ़ना साइंटिफिक वर्ड की या मैकेनिकल वर्क की कैटेगरी में नहीं आता। तो आज हम ये सीखेंगे कि वर्क होता क्या है, ठीक है, वर्क को क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है और हम उसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्क की जो मैकेनिकल वर्क की जो डेफिनेशन या साइंटिफिक डेफिनेशन जो वर्क की हमारे पास अवेलेबल है वो है वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स, यानी कि एक फोर्स होनी बहुत जरूरी है। बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ द अप्लाइड फोर्स causes a displacement of the object, causes displacement of the object। यानी कि यहां पर हमें दो बातें क्लियर हो रही हैं कि अगर हमें वर्क को डिफाइन करना है, मैकेनिकल वर्क को डिफाइन करना है, तो हमारे पास क्या होना जरूरी है? एक तो हमारे पास फोर्स होना बहुत जरूरी है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें वहां पर नहीं है तो इसका मतलब है कि वहां पे वर्क नहीं हो सकता। अब जैसे मैंने आपको बताया अभी कि अगर आप बैठ के पढ़ रहे हो तो वो वर्क की कैटेगरी में नहीं आएगा। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत काम कर रहा हूं, लेकिन वो वर्क की कैटेगरी में नहीं आएगा। उसी तरह से सपोज करो ये बोर्ड है और इस बोर्ड को मैं हिला रहा हूं, पुश करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये बोर्ड हिल नहीं रहा, तब भी ये वर्क की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब मैं इस बोर्ड को पुश करता हूं तो मैं फोर्स तो लगा रहा हूं लेकिन ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। तो उस केस में ये वर्क की कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो आपको यहां से वर्क की डेफिनेशन क्लियर समझनी है कि वर्क के लिए क्या जरूरी है, मैकेनिकल वर्क के लिए क्या जरूरी है। फोर्स होनी जरूरी है और डिस्प्लेसमेंट होनी बहुत जरूरी है। डेफिनेशन आपके पास ये है, फॉर्मूला आपके पास बनता है W इज इक्वल टू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके पास है वर्क का फॉर्मूला। समझो इसे यहां पर बोर्ड पे। सपोज करो आपके पास ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन ये बॉक्स यहां से हिल ही नहीं रहा है, डिडंट डिस्प्लेस। ये यहां से डिस्प्लेसमेंट ही नहीं शो कर रहा है, यानी कि नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट। जब यहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है तो क्या होगा? एफ इंटू एस करोगे आप, एस की वैल्यू जीरो है तो एस की वैल्यू जीरो होने से क्या होगा? यहां पर वर्क भी आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी कि नो वर्क, नो वर्क, ठीक है। तो क्या होना जरूरी है? बॉक्स, जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स लिया है, बॉक्स के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई करने पर इस बॉक्स को डिस्प्लेसमेंट शो करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? यहां पर अगर ये बॉक्स है, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं और ये बॉक्स फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है इस तरह से, तब हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास? एफ इंटू एस बनेगा। ये वर्क का एक स्पेशल फॉर्मूला, ये कब यूज होगा मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद है वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, मींस फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क वी हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। और फिर बारी आती है एसआई यूनिट ऑफ वर्क। एसआई यूनिट ऑफ वर्क की हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूले को समझना पड़ेगा। फॉर्मूला जैसे भी हमने यहाँ पे देखा है एफ इंटू एस। तो फोर्स की एसआई यूनिट हमारे पास है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट हमारे पास क्या है? मीटर। तो क्या बन जाएगा आपका? न्यूटन मीटर। और 1 न्यूटन मीटर को हम बोलते हैं 1 जूल। तो एसआई यूनिट हमारे पास वर्क की क्या आ जाएगी? जूल आ जाएगी। फिर बारी आती है डेफिनेशन ऑफ 1 जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा जरूर होगा, एक क्वेश्चन जिसके अंदर आपको पूछा जाएगा डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी। तो वहां पर आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं आपसे पूछ लूं डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ वर्क, तो बहुत सारे बच्चे क्या करके आएंगे? मैक्सिमम बच्चे वहां पर जूल लिखाएंगे। अरे जूल नहीं लिखना है, डिफाइन करना है, 1 जूल को डिफाइन करना है। तो 1 जूल की डेफिनेशन कैसे बनेगी? वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट
एंड इट डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर। देखो डेफिनेशन में लिखी हुई है, वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस इट बाय 1 मीटर along the line of the action of the force। along the line of the action of the force का मतलब क्या है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। सिर्फ और सिर्फ अभी 1 जूल की डेफिनेशन को आप समझ लीजिए। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको वर्क की डेफिनेशन, वर्क का फॉर्मूला, वर्क स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है वो क्लियर होना चाहिए, वर्क की एसआई यूनिट आपको क्लियर होनी चाहिए, और आपको एसआई यूनिट को अगर डिफाइन करना आ जाए तो इस तरह से आप इसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब बारी आती है इस लाइन की, लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स, और इस फॉर्मूले को समझने की। एफ का डब्ल्यू का फॉर्मूला यानी कि वर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एफ इंटू एस इंटू कोस थीटा। मैंने क्या लिख दिया, कोस थीटा लिखा है। तो ये कोस थीटा लिखने का लॉजिक क्या है और इस कोस थीटा को लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, ये भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या समझा, वर्क की डेफिनेशन, वर्क का फॉर्मूला, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, आपको ये समझ में आ गया, वर्क की एसआई यूनिट आपको समझ में आ गई, और डेफिनेशन ऑफ 1 जूल आपको समझ में आ गई है। अब हमें समझना है कि वर्क के फॉर्मूले में ये जो कोस थीटा लगा है, इस कोस थीटा का क्या मतलब है, और इस कोस थीटा से कैसे हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, या फिर हमारे पास जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे कैसे बन सकते हैं। ध्यान से देखो, इसके लिए आपको क्या समझना है, इसके लिए आपको समझना है सबसे पहले ये है मेरे पास एक बॉक्स, और इस बॉक्स पर मैं लगा रहा हूं ये फोर्स। इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगाया मैंने एफ। क्लियर है? अब ये जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आपके पास क्या आ रही है, ध्यान से देखो, लेफ्ट टू राइट। फोर्स की डायरेक्शन आपके पास क्या है, लेफ्ट टू राइट। अब हमारा जो एक एक्सपेक्टेशन है कि ये बॉक्स लेफ्ट टू राइट ही मूव करना चाहिए, जो बॉक्स आपके पास है वो लेफ्ट टू राइट ही मूव करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो रही बात है? तो ये जो आपके पास बनती है ना, ये इमेजिनरी लाइन, यही आपके पास क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आपके पास ये लाइन बनती है। अब ये हमारे पास है फोर्स, और इसी डायरेक्शन में आपके पास क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट। तो जो ये कोस है, कोस तो कोस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेन बात है यहाँ पर थीटा को समझने की। तो थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा हमारे पास यहाँ पर क्या है, एंगल है। थीटा हमारे पास क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये हमारे पास फोर्स है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा, एंगल वो बन जाएगा हमारा थीटा। और यहाँ पर आपका थीटा आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, आपका 0 डिग्री है। 0 डिग्री आपके पास, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन भी आपके पास क्या है, लेफ्ट टू राइट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी आपके पास क्या है, लेफ्ट टू राइट है। और स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है इस तरह से, वो क्या बनता है, 0 डिग्री का बनता है आपके पास। किसका बनता है, 0 डिग्री का। अब शायद यहां पर आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। आप इससे भी समझ सकते हैं, यहां से भी बात पूरी क्लियर हो रही है, लेकिन अगर आपको यहां से प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक और एग्जांपल इसका समझ के देख सकते हैं। देखो ध्यान से, सपोज करो आपके पास यहां पर एक टॉय कार है। आपके पास यहां पर क्या है, एक टॉय कार, इस तरह से समझने को बताइए। और इस टॉय कार को एक बच्चा खींच रहा है, जैसे कार होती है छोटी सी कार, उसको रस्सी से एक बच्चा खींच रहा है। तो बच्चा जिस रस्सी से इसे खींच रहा है, थ्रेड से जैसे खींच रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन तो ये हो गई। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन तो ये हो गई, इंक्लाइंड हो रही है। लेकिन जो एक कार है, ये कार कैसे मूव करती है, कार तो सीधा मूव करती है इस तरह से। सपोज करो पहले कार यहाँ पे थी, थोड़ी देर में कार कहाँ पहुंच जाएगी, सपोज करो फाइनली कार यहाँ पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो अब यहां पर देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे हो रही है, एस तो ये है, लेकिन फोर्स ऐसे लग रही है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। और इन्हीं क्वेश्चंस के लिए जो फॉर्मूला होता है आपके पास वर्क का, वो बन जाता है एफ एस कोस थीटा। एफ एस कोस थीटा, क्लियर है बात ये? और ये कोस थीटा वाला पार्ट है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, यानी कि मैथ का पार्ट है। इसके लिए आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो आप मैथ को स्टडी कर सकते हो। ठीक है, यहां पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कोस की कुछ वैल्यू समझा देता हूं, आपने वो वैल्यू देखनी है, और उन वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको न्यूमेरिकल्स में ध्यान देना है। ठीक है, तो जो वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं वो कौन कौन सी हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री की वैल्यू बनेगी 1।
30 डिग्री की वैल्यू बनेगी आपके पास √3/2, 45 की वैल्यू आपके पास बनेगी 1/√2, 60 की वैल्यू आपके पास बनेगी 1/2, 90 की वैल्यू आपके पास बनेगी 0, 120 की वैल्यू आपके पास बनेगी -1/2, 135 की वैल्यू आपके पास बनेगी -1/√2, कोस 150 डिग्री की वैल्यू आपके पास बनेगी -√3/2 और कोस 180 की वैल्यू आपके पास बनेगी -1। कोस 180 की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी -1। ये वैल्यूज आपको न्यूमेरिकल पर्पस के लिए थोड़ी सी याद होनी चाहिए, और जिन बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री यानी कि मैथ अच्छा है उनको ये वैल्यू ऑटोमेटिकली याद भी होंगी। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो लगभग एंड पे पहुंच गया। अब हमें क्या करना है, इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल जो न्यूमेरिकल्स हमारे पास आते हैं डेली लाइफ से रिलेटेड, हमें वो समझने हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझना है, और वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क हमें समझना है। हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के वर्क अवेलेबल हैं। एक है जीरो वर्क, एक है पॉजिटिव वर्क, और एक हमारे पास है नेगेटिव वर्क। अभी पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क कैसे होता है आपको समझ में आ रहा होगा। ये इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग होता है, इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग होता है। कैसे होता है अभी मैं आपको समझा देता हूँ। इतना पोर्शन जो हमने पढ़ा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने माइंड में इन बातों को रिवाइज कर लीजिए जो हमने पढ़ी है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, वर्क की डेफिनेशन, वर्क का फॉर्मूला, वर्क के 2 फॉर्मूले हैं। अगर आपके पास एंगल वैल्यू गिवन है तो cos थीटा वाला यूज होगा। अगर एंगल वैल्यू नहीं दी हुई है, सिर्फ और सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपको दी हुई है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, वर्क की एसआई यूनिट, वर्क की एसआई यूनिट की डेफिनेशन, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना है कि वर्क का फॉर्मूला जो हमारे पास ये आया है cos थीटा, उसमें थीटा का क्या मतलब है। थीटा का मतलब क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंगल इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और इसी एंगल की वजह से, क्योंकि यहां पर हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव भी रहती है, जीरो भी रहती है और नेगेटिव भी रहती है, इसीलिए हमारे पास जो वर्क है वो कैटेगराइज होता है एज ए जीरो वर्क डन, एज ए पॉजिटिव वर्क डन और एज ए नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो ये आपने अभी तक यहाँ पर समझा है। इसे अपने माइंड में बार बार रिकलेक्ट करते रहिए। और अब हम चलते हैं इन टाइप्स ऑफ वर्क को समझने के लिए कि पॉजिटिव वर्क कैसे होता है, नेगेटिव वर्क कैसे होता है और जीरो वर्क कैसे होता है, हमें वो समझना है विद एग्जांपल। उनके एग्जांपल्स भी हमें समझने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। आई होप कि आपने सभी पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अपना पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क, तो सबसे पहले पॉजिटिव वर्क को समझ लेते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन मैं आपको समझा देता हूं। ध्यान से देखो, एग्जाम्पल आपके पास यही रहने वाला है। ये मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने फोर्स अप्लाई किया, पुश किया लेफ्ट टू राइट, और ये बॉक्स लेफ्ट टू राइट ही जा रहा है, और यू कैन से इस 90 डिग्री वैल्यू से कम होना चाहिए। ध्यान रखो, जो एंगल होगा, एंगल वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से लेस होना चाहिए। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो उस केस के अंदर, क्योंकि हमने देखा था ना कोस की जितनी भी वैल्यूज थी हमारे पास 0 से लेके 89 तक, वो सारी की सारी क्या थी हमारे पास, पॉजिटिव थी। इसीलिए वर्क डन भी हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और इस केस में हम एक बात और ध्यान रखेंगे, हियर इन दिस पॉजिटिव वर्क डन केस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट are in the same direction, या डिस्प्लेसमेंट भी हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। हम ये भी बात बोल सकते हैं। ये तीनों ही बातें आपको याद रखनी होंगी कि जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स अप्लाई किया, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो लेफ्ट टू राइट है, और ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट टू राइट ही जा रहा है। ठीक है, एंगल लेस देन 90 डिग्री अगर आपके पास है, मींस ये ऑब्जेक्ट यहां भी जा सकता है, 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 लेकिन वो 90 डिग्री पर नहीं जाएगा और 90 डिग्री से बैक ज्यादा नहीं होगा, 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। जो एंगल होगा वो क्या रहना चाहिए आपका, 90 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास रहना चाहिए।
लेस देन 90 डिग्री रहना चाहिए, तो उस केस में आपका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इस केस में हम ये बोलेंगे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर acting in the same direction, both are acting in the same direction, both are acting in the same direction, हम यहां पर ये बोल सकते हैं। When force and displacement are acting in the same direction, then work done is said to be positive, or you can say maximum भी होगा। क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम वर्क डन भी आपके पास होगा। मैक्सिमम वर्क डन जब आपका एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री पे क्या होता है, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। और उसके अलावा सबसे ज्यादा क्या होगा, जब थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 0 डिग्री। इस तरह से आपने ये बात ध्यान रखनी है, क्लियर है। अब हम इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पॉजिटिव वर्क डन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अब हम वो समझ लेते हैं। और इन एग्जाम्पल्स को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि इन्हीं एग्जाम्पल्स के अंदर हम नेगेटिव वर्क डन भी बताएंगे। कैसे बताएंगे, ध्यान समझने की कोशिश करना। ये आपके पास सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव वर्क डन के बारे में, ठीक है। ये डेफिनेशन बन जाएगी, बोथ आर व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन देन द वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव। ये आपको न्यूमेरिक वे में याद रखना है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका क्वेश्चन बन जाता है। अब बारी आती है इसके एग्जांपल्स की। तो इसके दो फेमस एग्जांपल हैं। पहले हम फर्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। ये आपके पास है ग्राउंड, ये ग्राउंड है, और इस ग्राउंड पे रखी हुई है ये बुक, इस ग्राउंड पे रखी हुई है बुक। तो जब भी एक पर्सन बुक को लिफ्ट करेगा, जब भी एक पर्सन बुक को लिफ्ट करेगा, तो उस केस में वर्क डन बिटवीन फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि जो पर्सन बुक को उठा रहा है, जैसे सपोज करो मेरे पास ये डस्टर है, इस डस्टर को बुक की तरह मान के चलो, ये ग्राउंड पे रखी है, मैं इसको उठा रहा हूं, पुल कर रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं, लिफ्ट कर रहा हूं, तो मैं फोर्स कहां लगा रहा हूं, अपवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रही है, अपवर्ड हो रही है। बुक कहां जा रही है, पहले बुक यहां थी, अब बुक कहां चली जाएगी जब फोर्स लगाऊंगा, तो सपोज करो बुक यहां पर आ गई, तो बुक के लिए, बुक को लिफ्ट करने में जो फोर्स लग रही है वो भी अपवर्ड लग रही है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या लग रही है, अपवर्ड लग रही है। यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, आर इन द सेम डायरेक्शन, और इसी वजह से आर इन द सेम डायरेक्शन, और इसी वजह से यहां पर ड्यूरिंग लिफ्टिंग अ बुक, ठीक है, ड्यूरिंग लिफ्टिंग अ बुक क्या हो जाएगा, वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव, वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव। यहां पे मैं आपको बता देता हूं, when a person lift an object, the person applied force in the upward direction and the displacement of the object is also in the upward direction, that is in the same direction, hence work done is said to be, hence work done is said to be positive, hence work done is said to be positive। तो यहां पर आपको पॉजिटिव वर्क डन का मैंने एक एग्जांपल दे दिया। अब बारी आती है दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, दूसरा एग्जांपल ही बड़ा फेमस है आपके पास, टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर। तो टग ऑफ वॉर का मतलब आपको पता है क्या होता है, आपने रस्से को खींचना है, तो सपोज करो यहां पर एक टीम है और एक टीम यहां पर है, ठीक है। इसे नाम दे देते हैं टीम बी, इसे नाम दे देते हैं टीम ए। टीम बी क्या करेगी, फोर्स लगाएगी लेफ्ट टू राइट, टीम बी क्या करेगी, फोर्स लगाएगी राइट टू लेफ्ट, खींचने की कोशिश करेगी ना, ये वाली जो टीम है इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, और ये वाली जो टीम है इस रस्सी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, यानी कि राइट टू लेफ्ट, और ये राइट टू लेफ्ट टू राइट, और ये राइट टू लेफ्ट। क्लियर हो रही है आपको बात ये। अब सपोज करो बी टीम क्या है, विन कर रही है, विनिंग टीम है, बी टीम इज विनिंग टीम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो टीम बी है ये इस रस्सी को लेफ्ट टू राइट पुल कर रही है, लेफ्ट टू राइट पुल कर रही है, और ये रस्सी भी कहां जा रही है, रस्सी की जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एस, वो भी क्या है, लेफ्ट टू राइट है। इन दिस सिचुएशन, और यू कैन से वर्क डन बाय विनिंग टीम is positive, work done by winning team is positive। क्या होगा, वर्क डन जो है कर रही है विनिंग वाली टीम, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट
बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर है को बात? पक्का अपने माइंड में ने बार बार रिकलेक्ट करते रहो। ड्यूरिंग लिफ्टिंग अ बुक, ड्यूरिंग लिफ्टिंग अ बुक वर्क डन इसका होता है पॉजिटिव होता है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रही है। क्लियर हो रही बात है? फोर्स अप्लाइड बाय पर्सन, यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, जो ये फोर्स है ये फोर्स कौन सी है? फोर्स अप्लाइड बाय पर्सन है, फोर्स अप्लाइड बाय पर्सन। ठीक है, उसी तरह से यहां पर ये टग ऑफ वॉर का एग्जांपल, ध्यान से देखिए समझिए इस चीज को, पॉजिटिव वर्क डन को, क्योंकि अगर आपने पॉजिटिव वर्क डन समझ लिया तो जीरो और नेगेटिव तो बहुत आसान है। ओके क्लियर है? अब बारी आती है नेगेटिव वर्क डन की। नेगेटिव वर्क डन, अब नेगेटिव वर्क कैसे होगा ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करना। नेगेटिव वर्क, अब जैसे मैंने इसके लिए फिर से वो एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास ये है बॉक्स मेरा, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं लेफ्ट टू राइट, फोर्स क्या कर रहा हूं? लेफ्ट टू राइट लगा रहा हूं। लेकिन सपोज करो, देखो ये है फोर्स ऑब्जेक्ट, इस पर फोर्स लगा रहा हूं लेफ्ट टू राइट, इस ऑब्जेक्ट को यहां पे यानी कि लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में चले जाना चाहिए था। लेकिन सपोज करो ये ऑब्जेक्ट 90 डिग्री से ज्यादा एंगल से डिस्प्लेस हो जाता है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? थीटा जो बनता है, यानी कि फोर्स एंड इसके अंदर जो एंगल बनता है वो क्या बनता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री बन जाता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, और लेस देन क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में जो वर्क डन बनेगा वो आपका क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव क्यों बनेगा? क्योंकि इस केस में एफ और एस की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होती है, उसका तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जो कोस की वैल्यू होंगी, कोस थीटा यानी कि 90 से प्लस 91, 92, 93 अप टू 180, अप टू 180, वो सारी वैल्यू क्या होंगी आपके पास? नेगेटिव होंगी। और उन्हीं नेगेटिव वैल्यू की वजह से जो वर्क डन आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा? यहां पर नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? नेगेटिव। और इस केस में हम क्या लिखेंगे? इस केस में हम ये लिखेंगे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ये बोलेंगे। तो इसके लिए जो हमारे पास नेगेटिव वर्क डन है उसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को ध्यान से देख लीजिए। ये डेफिनेशन बन जाएगी, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन द वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव। एंगल वाइज आपको वैल्यू याद रखनी है, जो थीटा है, जो एंगल है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वो 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, 180 हो सकता है यहां पर। ठीक है, क्लियर है? और क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है कि कोस की वैल्यू 91 से लेकर 180 तक क्या जाती हैं? नेगेटिव जाती हैं। इसीलिए सारी की सारी आपके पास क्या रहेंगी? जो वर्क डन होगा वो क्या रहेगा आपके पास? नेगेटिव रहेगा। क्लियर है? ध्यान से देखो, समझो, इसको नोट करो अपने माइंड में और अपनी बुक में भी, नोटबुक में भी। अब बारी आती है नेगेटिव वर्क को एग्जाम्पल से समझने की, नेगेटिव वर्क डन को अपनी डेली लाइफ में एग्जाम्पल से समझने की। तो एग्जाम्पल आपके पास ये दोनों ही हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी आप इन दोनों एग्जांपल समझने की कोशिश करो कि इस एग्जांपल में पॉजिटिव वर्क डन था, मैंने आपको समझा दिया, लेकिन नेगेटिव वर्क डन भी है, कैसे है वो समझना है। इस एग्जांपल में आपके पास पॉजिटिव वर्क डन था, लेकिन इस एग्जांपल में नेगेटिव वर्क डन भी है, अब वो समझना है आपने। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन आपके पास नेगेटिव वर्क डन के अकॉर्डिंग भी आ सकते हैं, पॉजिटिव वर्क डन के अकॉर्डिंग भी आ सकते हैं, और ऐसे भी आ सकता है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क डन एंड नेगेटिव वर्क डन, ऐसे भी आ सकता है। तो अब बारी आती है लिफ्टिंग ऑफ ए बुक, नेगेटिव वर्क डन कैसे बनेगा? लिफ्टिंग ऑफ ए बुक नेगेटिव वर्क डन कैसे बनेगा? ध्यान से देखो, नेगेटिव वर्क डन के लिए हमारी मेन कंडीशन है डायरेक्शंस, डायरेक्शन ऑफ या डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको कहा था कि जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन सेम है, इसीलिए पॉजिटिव वर्क डन है। लेकिन कौन सी फोर्स? फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन, फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें, और यू कैन से हम बात करें ग्रेविटी की,
अगर हम बात करते हैं ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन फोर्स तो आपको पता ही है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। यानी कि अगर मान लो ये हमारे पास कंप्लीट, थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। पॉजिटिव वर्क डन के अकॉर्डिंग तो आपको समझ में आ ही गया था, अब इसको नेगेटिव वर्क डन के अकॉर्डिंग समझते हैं। सपोज करो ये मेरे पास है अर्थ, अर्थ के ऊपर रखी हुई है ये बुक। तो इस बुक को जब एक पर्सन लिफ्ट करता है, जब इस बुक को एक पर्सन लिफ्ट करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपवर्ड हो रही है। ये तो हमें बात क्लियर हो रही है, डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास है वो क्या है, अपवर्ड। लेकिन जो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और यू कैन से ग्रेविटी, वो तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लग रही है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट हो रही है अपवर्ड। यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ही यहां पर जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कि इन क्वेश्चंस के लिए आपसे पूछा क्या गया है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को चेंज कर दोगे। चेंज जो आंसर है उसका, उसको आप थोड़ा सा चेंज कर दोगे। क्लियर हो रही बात आपको यहाँ पर, क्लियर है। जब हम बात करेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय द पर्सन, इन दैट सिचुएशन वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव। लेकिन जब हम बात करेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ और वी कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, उस सिचुएशन में हम बात करेंगे नेगेटिव वर्क डन की। एक ही एग्जांपल में दोनों चीजें हो रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर ध्यान से करोगे तो आपको हो जाएगा। अब सिमिलरली आप यहां पर आ जाओ टग ऑफ वॉर में। टग ऑफ वॉर में हमारे पास क्या है, ए टीम, बी टीम। अब ये टीम अगर विन कर रही है तो ये टीम क्या कर रही है, ये टीम तो लूज कर रही है। अब लूज करने वाली टीम की सिचुएशन को समझते हैं। लूज करने वाली टीम की सिचुएशन क्या है, देखो ध्यान से, ये जो फोर्स अप्लाई कर रही है, फोर्स वो तो राइट टू लेफ्ट कर रही है। यानी कि ये जो टीम होगी वो क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन ये टीम कौन सी है, ये टीम तो लूजिंग टीम है। लूजिंग टीम का मतलब क्या है, ये वाली टीम हैवी है। अब ये क्या कर रही है, ये तो लेफ्ट टू राइट पुश पुल कर रही थी। इसका मतलब क्या है कि यहां पर फोर्स की डायरेक्शन तो राइट टू लेफ्ट ही है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो आपका लेफ्ट टू राइट ही हो रहा है। तो फोर्स की डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपके पास क्या आ गई, लेफ्ट टू राइट। यानी कि बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर in opposite direction, opposite direction। और इसी वजह से क्या होगा, this work is said to be negative। यानी कि here work done by losing team is said to be negative, ठीक है। in tug of war work done by winning team is positive because both force and displacement are in the same direction, but work done by losing team is negative because force and displacement are in opposite direction। ओवरऑल इन सारे क्वेश्चंस का कंक्लूजन एक ही है, आपने सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान रखना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। एंगल वाइज आपने क्या ध्यान रखना है, एंगल वाइज आपने ध्यान ये रखना है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो पॉजिटिव वर्क डन रहेगा, और अगर 90 डिग्री से ज्यादा है, अप टू 180 डिग्री है, तो वर्क डन रहेगा आपके पास नेगेटिव। वर्क डन आपके पास क्या रहेगा, वर्क डन आपके पास रहेगा नेगेटिव। तो ये सारा का सारा कंटेंट बुक में अवेलेबल है, मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। समझने के बाद आप बुक में से भी लिख सकते हो, समझने के बाद आप बुक में से भी इसे नोट कर सकते हो। वैसे तो आपने नोट कर लिया होगा, आप जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी मैं थोड़ा सा आपकी कंफर्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा अलग हो जाता हूँ उस बोर्ड से, तो आप उसी समय स्क्रीनशॉट लेकर उसे नोट कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये सारा का सारा कंटेंट आपके पास बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां से भी आप इसे कॉपी कर सकते हो। तो अभी तक हमने कर लिया है पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन। अब बारी आती है हमारा जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन की वर्क डन जीरो कब होगा, वर्क डन जीरो होने का सिर्फ एक ही मतलब कि देखो किस पे डिपेंड करता है, फॉर्मूले पर। फॉर्मूला हमारे पास है F इंटू एस इंटू कोस थीटा।
वर्क डन जीरो होने के लिए, क्योंकि देखो मल्टीप्लीकेशन में है, या तो फोर्स जीरो हो जाए या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए या फिर आपका एंगल या कोस थीटा की वैल्यू आपके पास जीरो हो जाए। अब कोस थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है? जब थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होती है? 90 डिग्री होती है। जब आप देखोगे मैंने आपको यहाँ पे वैल्यू लिखाई थी, उसमें कोस 90 डिग्री की वैल्यू आपके पास आती है जीरो। और उस केस में अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कुछ भी हो आपके पास, कोस थीटा जीरो होने की वजह से या कोस 90 जीरो होने की वजह से वर्क डन आपके पास क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता लग गया वर्क डन जीरो कब होगा? ईदर एफ इज इक्वल टू जीरो और एस इज इक्वल टू जीरो एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी 90 डिग्री। जो एंगल होगा अगर वो 90 डिग्री हो जाए, देन इन दैट सिचुएशन वर्क डन इज सेड टू बी जीरो, क्योंकि वैल्यू जीरो आएगी, जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो हो जाएगी। ठीक है, और इधर एफ इज इक्वल टू जीरो और एस इज इक्वल टू जीरो। जब भी आपके पास होगा तो आपके पास जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, और इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे? डेफिनेशन क्या बोलेंगे? वर्क डन इज सेड टू बी जीरो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वर्क डन इज सेड टू बी जीरो when force and displacement are perpendicular, का सिंबल है perpendicular to each other, perpendicular to each other। अब इसके लिए आपने दो एग्जांपल्स अपने माइंड में याद रखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। वो क्या है? ध्यान से सुनो, आपने ये सारा नोट कर लिया होगा, नोट कर लो उसे। अब बारी आती है एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स जो फेमस है वो बता रहा हूं मैं अभी आपको। वैसे तो आप जो पीछे वाले दो एग्जांपल्स है उसमें भी अप्लाई कर सकते थे कि अगर विनिंग टीम और लूजिंग टीम, जो टीम ए और बी है, अगर वो बैलेंस हो जाती है, बैलेंस होने का मतलब क्या है? जो हमारे पास जो बीच में वो टारगेट पॉइंट होता है वो मूव ही ना करे, तो उस केस में क्या होगा? वर्क डन इज सेड टू बी जीरो। और अगर हम बुक को उठा रहे हैं और बुक उठ ही नहीं रही है, बुक बहुत हैवी है, तो उस केस में वर्क डन क्या रहेगा? जीरो। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन एग्जांपल्स आपके पास पूछा जाता है जीरो वर्क डन का, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, वो समझ लेते हैं। कि अगर हम सपोज करो हमारे पास एक कूली है, हमारे पास क्या है? एक कूली है, और ये कूली क्या करता है? अपने सर के ऊपर एक लोड को उठा रहा है और हॉरिजॉन्टली वॉक कर रहा है, मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली या लीनियरली। लीनियरली क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे आप लोग हो, आप लोगों के पास बैग है, आपने अपने बैग रखा अपने सर के ऊपर और सीधा चल रहे हो, तो उस सिचुएशन में वर्क डन क्या होगा? इस सिचुएशन में वर्क डन क्या होगा आपको ये बताना है। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या रहेगा आपका? वो रहेगा जीरो। जीरो क्यों होगा? ध्यान से देखो, ये पर्सन है, इस पर्सन ने जो लोड है वो उठा रखा है अपने सर के ऊपर, यानी कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है? ये फोर्स अपवर्ड। और जो डिस्प्लेसमेंट है, जो वॉक कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? लीनियर है, यानी कि हॉरिजॉन्टल है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास है ये। तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट देखो कितना हो गया? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 90 डिग्री। और जैसे ही आपके पास एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री होगा, आपको पता है क्या होगा? जीरो को जिस क्वांटिटी से भी मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन इज सेड टू बी जीरो। तो क्या होगा? वर्क डन आपका क्या रहेगा? जीरो रहेगा। क्लियर? ओके, इस एग्जांपल को आपने प्रिपेयर करना है ध्यान से। व्हेन अ कूली टेक अ लोड ऑन हिज हेड एंड moving straight, then the work done by the coolie on the load is zero. Why zero? Because force and displacement are perpendicular to each other। इस तरह से आप इसका आंसर दे दोगे। क्लियर हो रही है आपको बात? ओके, वेरी गुड। इसी के साथ जो दूसरा एग्जांपल है उसको देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है? देखो ध्यान से, ये है अर्थ, और अर्थ के सराउंडिंग सपोज करो कुछ भी मूव कर रहा है, कुछ भी मूव कर रहा है, सपोज करो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ध्यान दो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, लाइक दिस, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास क्या होती है? लाइक दिस। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या बन रहा है? Angle between force and displacements comes out to be 90 degree, and hence the work done is said to be zero, and hence work done is said to be zero।
मैं बता देता हूं आपको। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ अलोंग ए सर्कुलर पाथ। हम इसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट ना लेके मून ले लेते हैं। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ अलोंग ए सर्कुलर पाथ। ठीक है। द फोर्स एक्ट्स रेडली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड द मोशन इज अलोंग द टेंजेंट। जो मोशन होता है अलोंग द टेंजेंट होता है, तो यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, ये वाली, और जो फोर्स होगी वो क्या होगी आपके पास, ये वाली। एज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर राइट एंगल टू ईच अदर, एट राइट एंगल टू ईच अदर, 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल। तो राइट एंगल होने की वजह से जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो वर्क डन आपके पास हो जाएगा जीरो। वर्क डन आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरह से आपने इन दो क्वेश्चंस को बड़े ही अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना है, याद रखना है। क्लियर है आपको? ओके। तो यहां पर आपका थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो मैंने आपका वर्क से रिलेटेड सारा का सारा आपको बता दिया है। अब टाइम देख लेते हैं। ये वीडियो लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंथी हो गई है, न्यूमेरिकल हम करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।